दोस्तों नमस्कार। क्या भारत एक सॉफ्ट स्टेट है? जिस तरह से कनाडा के अंदर भारत की प्रधानमंत्री की जो हत्याकांड हुआ था इंदिरा गांधी जी का, उस पे एक झांकी बना के डिस्प्ले करके जो एक निंदनीय काम किया गया कनाडा में, वो क्यों हुआ? कैसे हिम्मत हो जाती है लोगों की भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो एक हत्याकांड हुआ और जो एक आतंकवादी घटना हुई उसको सरेआम किसी और देश में डिस्प्ले कर दिया जाए और वहां की सरकार को पता भी ना लगे और कोई कार्रवाई भी ना हो। क्या पूरी दुनिया में भारत को ऐसे देश क्या ये सॉफ्ट स्टेट मान के चलते हैं? क्या उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे और भारत सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी? इसका क्या कारण है दोस्तों? ऐसा क्यों लगता है दुनिया को कि हम एक सॉफ्ट स्टेट है? दूसरी तरफ चाइना दिन दहाड़े वहां पे पुरानी मस्जिदों को तोड़ देता है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी दादागिरी करता है, जिस तरह से कोविड होने के बाद भी पूरी दुनिया को धमका दिया गया कि खबरदार जो कोविड को चाइनीज वायरस बोला, और पूरी दुनिया लाइन में खड़ी हो गई कि हाँ जी, हम चाइनीज वायरस नहीं बोलेंगे, हम कोविड-19 बोलेंगे। और डब्ल्यूएचओ और यूएन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। जिस तरह से पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगाया रशिया के खिलाफ, रशिया और चाइना की बढ़ती हुई सामरिक स्थिति को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि चाइना के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सके। जिस तरह से साउथ चाइना सी के अंदर अपने बाकी आसपास के देशों को चाइना धमकाता है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही जो चाइना के रास्ते में खड़ा हो जाए। चाइना जो चाहता है करता है, जहां चाहता है अपना शिप भेजता है, जहां चाहता है अपने प्लेन्स भेजता है। उसके बाद भी दुनिया की मजबूरी है कि चाइना से व्यापार करें। इसी तरह से ताइवान का मुद्दा हम चाहे जितना मर्जी अखबारों में उठा लें, लेकिन चाइना की तरफ से कोई कमी नहीं है। वो आज भी ताइवान को अपना हिस्सा कहता है। क्या यूएन ने उसके खिलाफ सैंक्शन लगाए? क्या किसी भी विकसित देश ने या उसके मित्र देश ने या किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर ने चाइना पे कोई सैंक्शन लगाए? है किसी की हिम्मत? नहीं है। दोस्तों, यही होती है ताकत। ये नहीं होती कि हम एक स्टेटमेंट इशू कर दें कि ये निंदनीय है, ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। चाइना धमकी देता है, निवेदन नहीं करता है। अब आप उसको सही माने या गलत, ताकत का परिचय यही है। चाणक्य ने यही कहा था कि अगर आप शक्तिशाली नहीं है तो आपको कोई नहीं सुनेगा। शायद चाणक्य की बात हिंदुस्तान में हम लोगों ने नहीं सीखी। हम लोग इंडियन हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स को छोड़ के सो कॉल्ड वेस्टर्न फिलोसफर्स और हिस्टोरियन की किताबें पढ़ने लगे और हकीकत से दूर चले गए। चाइना ने अपने हिस्टोरियंस को पढ़ा, अपने लिटरेचर को पढ़ा और उनसे सीखा और आगे बढ़े। यही शायद सोच में फर्क है हिंदुस्तान और चाइना में। दोस्तों, मैं बात को इसलिए थोड़ा लंबा कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं या हुई हैं, जिसके कारण आज हम स्थिति में हैं कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री, और वो भी कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के साथ जब इस तरह का आतंकवादी घटना होती है और उसका डिस्प्ले कनाडा में होता है, क्या रिएक्शन आता है ऑपोजिशन से? सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव? क्या ऑपोजिशन भारत सरकार के साथ खड़ा होकर कनाडा के खिलाफ कदम उठाएगा, या ऑपोजिशन भारत सरकार के साथ मिलके ये कहेगा कि आप कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं, जो भी भारत के हितों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भारत सरकार का साथ देगा, या वहां पे भी हम लोकल राजनीति को हावी करेंगे और राष्ट्रहित को पीछे धकेल देंगे? क्योंकि दुनिया ये जानती है कि भारत का ऑपोजिशन सरकार के साथ नहीं है। आप ऑपोजिशन को भड़का दीजिए। डिवाइड एंड रूल आजादी से पहले नहीं, आज भी चलता है और पूरी दुनिया की ताकतें इसका फायदा उठाती है। और आज तो और आसान है उठाना। जब राहुल गांधी जाके विदेश में भारत की सरकार की ही निंदा करते हैं तो दुनिया को इससे अच्छा क्या लगेगा कि भारत स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी आज तक काम कर रही है। क्या चाइना में आपने कभी ऐसा देखा है?
आप कहेंगे जी वहां डेमोक्रेसी नहीं है, मान लिया। तो डेमोक्रेसी से नहीं होने के बाद भी चाइना को जितने डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, क्या उन्होंने छोड़ दिया? अमेरिका दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलता है, क्या चाइना से अपने संबंध हटा लिए? पूरा यूरोप अपने आप को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैटर्न मानता है, क्या उखाड़ लिया उन्होंने चाइना का? कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो डेमोक्रेसी में किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान? मैं ये नहीं कहता डेमोक्रेसी खराब है। इंसानों को उसका हक मिलना चाहिए, आवाज होनी चाहिए, बात करने का पूरी क्षमता के साथ एक सिस्टम में एक न्याय प्रणाली होनी चाहिए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ अगर हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक शक्ति के रूप में, चाहे सामरिक शक्ति के रूप में, चाहे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे हम किसी और रूप में, तो क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक शोपीस के रूप में है? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी में ऐसी क्या कमियां हमारे देश में हैं जिसके कारण देश पिछड़ रहा है? क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर सुधार नहीं किया जा सकता? क्या डेमोक्रेटिक संस्थाओं में सुधार नहीं किया जा सकता? क्या डेमोक्रेसी के अंदर वो रूल नहीं लाए जा सकते जिससे देश मजबूत हो? क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन हर चीज में गलती ही निकाले और कभी सरकार का सहयोग नहीं दे? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब यह है कि लॉलेसनेस जिसके मन में आए जो चाहे करे, और जब उस पर कार्रवाई हो तो डेमोक्रेसी के नाम की शेल्टर लेके और अदालत पहुंच जाए और अदालतें उसको फंडामेंटल राइट्स का हवाला दे के बरी कर दें ताकि वो दोबारा समाज में आए और फिर अराजकता फैलाने का दूसरा प्रयास करे। क्या यही डेमोक्रेसी का मतलब रह गया? दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं, मैं कई बार चाइना गया, मैंने वहां देखा है कि किस तरह सिस्टम्स काम करते हैं। वहां मैं लोगों से मिला हूं, संस्थाओं से मिला हूं, इंडस्ट्रियलिस्टों से मिला हूं। हम यहां बैठ के जरूर चिल्लाते रहे कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना के लोग एक ही बात बोलते हैं कि आप इस देश में जो चाहो करो, सिर्फ आप सरकार को गाली नहीं दे सकते, बाकी आप जो चाहो करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। इनफैक्ट सरकार सपोर्ट करती है कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाइए, आप अपनी एनर्जी को एजुकेशन में लगाइए, रिसर्च में लगाइए, एंटरप्रेन्योरशिप में लगाइए, डेवलपमेंट में लगाइए, आर्ट एंड कल्चर में लगाइए, टूरिज्म में लगाइए, जो चाहे करिए। चाइना में कोई मनाही नहीं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, आप सिर्फ इस बात को लेके गालियां देना लग जाएं कि मुझे सरकार पसंद नहीं है, मुझे ह्यूमन राइट्स चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स में आपको क्या चाहिए? किस चीज की कमी है चाइना में? वहां की जनता ये पूछती है। सिर्फ एक चीज कि हम अपनी सरकार को हर बात पे गाली नहीं दे सकते, बस। बाकी किस चीज की डेमोक्रेसी? हम कहां नहीं जा सकते? हम सब जगह जा सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? हमारे पास सारे संसाधन हैं। तो वहां की जनता डेमोक्रेसी के नाम पे कोई बहुत ज्यादा विचलित नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे वो लोग ज्यादा विचलित हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। और हो सकता है कि सरकार की कुछ पॉलिसीज लोगों को पसंद नहीं हो, लेकिन अगर आप उसका दूसरा पहलू ये देखें कि आज चाइना उन्हीं पॉलिसीज के कारण अपने आप को पूरी दुनिया में एक आर्थिक और सामरिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सका, और हालत यह रही कि अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी जो आज फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उनके पास आज इतना पैसा नहीं है कि वो अपने स्टाफ को सैलरी दे सकें, और दूसरी तरफ जिसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं वो पूरी दुनिया में लोन बांट रहा है। आज सबसे ज्यादा डॉलर रिजर्व दुनिया में अगर किसी के पास है तो चाइना के पास है। तो दोस्तों, क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इस देश में या पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को हमने क्या सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है, या उसके हमने कुछ लाभ उठाए हैं, या हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को सिर्फ मिसयूज किया है अपने वेस्टेड और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए? अगर डेमोक्रेसी इतना अच्छा था तो अमेरिका क्राइसिस में क्यों है? यूरोप क्राइसिस में क्यों है? क्या हमने डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को नहीं समझा, या हमने डेमोक्रेसी में सिर्फ करप्शन और स्वार्थी लोगों को आगे बढ़ाया? डेमोक्रेसी का स्तर किसके लिए सही था? मुझे लगता है इसमें गहन चिंता की बात है। मैं सिर्फ आउटराइटली ये नहीं कह रहा कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। स्वतंत्रता सबका अधिकार है, इससे आपका पोटेंशियल निखरता है।
लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे अराजकता क्या उचित है? अगर डेमोक्रेसी के अंदर सिस्टम्स इतने वीक हैं कि हम अपने देश को मजबूत नहीं कर पा रहे, तो उस डेमोक्रेसी में क्या सुधार करना चाहिए? डेमोक्रेसी अपने आप में एक बहुत वेग टर्म है और क्या हम अपनी इस वेगनेस को एक सिस्टम में नहीं बदल सकते? आज चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है, आईटी में आगे है, डिफेंस में आगे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे है, फाइनेंशियल सिस्टम्स में आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है। डेमोक्रेसी ना होना उनकी तो कहीं कमी नहीं थी, वो तो आगे बढ़ते गए, सारे डेमोक्रेटिक कंट्री से आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है आज कि क्या हमें चाइना से सीखना नहीं चाहिए? विद इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हम चाइना से ऐसी क्या चीजें सीखें जिससे देश आगे बढ़े, और जिस तरह से कनाडा में घटना हुई या बाकी देशों में आतंकवादी लोग, भारत विरोधी लोग हर दूसरे तीसरे दिन कोई तमाशा करते हैं और हमारी डिप्लोमेटिक एजेंसीज को उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, क्या इससे वो भारत को क्या वीक स्टेट समझते हैं, सॉफ्ट स्टेट समझते हैं? जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, बाहर वाला हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेगा? और अगर हमें अंदर से मजबूत होना होगा तो हमें सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारना होगा। क्या हमारा ऑपोजिशन मैच्योर ऑपोजिशन के रूप में काम करेगा? क्या भारत सरकार देश का विजन देश के सामने रखेगी कि अगले 5 से 10 साल में हम कहां पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए हमारा क्या रोड मैप है? या हम डे टू डे बेसिस पे डिसीजन लेंगे और उसके अंदर जनता की भागीदारी, या जनता को यह पता नहीं होगा कि यह नया कानून जो बन रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि जब तक लोगों को ऑब्जेक्टिव पता नहीं लगेगा, लोग नहीं जुड़ेंगे। और ये गलती हमने किसान आंदोलन में की। तीनों कानून आज भी मैं कहता हूं किसानों के हित में थे, आज भी किसान उस बात को मानते हैं। हाँ, सिर्फ कुछ स्वार्थी बिचौलियों के हित में नहीं थे, कुछ किसान नेताओं के हित में नहीं थे, नहीं तो उनको नेता कौन कहता अगर किसान समृद्ध हो जाता था। नेतागिरी तो किसानों की मजबूरियों पे की जाती है, समृद्ध किसान तो नेताओं को भाव नहीं देगा। तो किसान नेताओं और कुछ उनके जो फाइनेंसर बिचौलिए थे, उन्होंने मिलके एक अच्छे 3 जो अच्छे कानून थे उनको बर्बाद कर दिए। और फिर राजनीतिक दल तो अपनी चाशनी चढ़ाने में लगे रहते हैं, हर चीज में राजनीतिक मुद्दा ढूंढना। और ये मुझे लगता है ये सिर्फ इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया कि क्यों ये कानून जरूरी थे। अगर उसकी रूपरेखा बनाई जाती, जनता को समझाया जाता और कानून लाए जाते, तो मुझे लगता है कोई भी इसका विरोध नहीं करता, और जो विरोध करते वो अपने आप एक्सपोज हो जाते। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना की जो तरक्की है, क्या वो भारत नहीं कर सकता? हाँ, कभी कभी हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम चाइना जितने रूथलेस नहीं हो सकते, बहुत अच्छी बात है, आपको रूथलेस होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि चाइना ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे तरक्की करी। क्या हम इस बात का एनालिसिस कर सकते हैं कि चाइना में ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या हैं जिसके कारण वहां सारी दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहां जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां से ट्रेड करना चाहते हैं? चाइना अपने यहाँ पे सस्ते दामों पे उत्पादन कर सकता है, भारत क्यों नहीं कर सकता? हम तो अपने आप को उनसे ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं, फिर हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा क्यों? कौन से ऐसे कानून हैं जिसके कारण हिंदुस्तान में करप्शन है? क्योंकि चाइना में अगर करप्शन का मामला सामने आता है तो ऐसे भी मुद्दे हुए हैं कि उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जिसको गोली मार के हत्या भी कर दी गई, वहां भी कोर्ट ने कहा है कि किल हिम, और ऐसे निर्णय हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं नहीं कहता कि चाइना में करप्शन नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि पकड़े गए तो मौत की सजा भी मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान में क्या करप्ट अधिकारियों को कानून का डर है? क्या हमारे पॉलिटिशियंस करप्शन के खिलाफ एकजुट हैं? क्या हमारे पॉलिटिकल क्लास हिंदुस्तान में अच्छे इंस्टीट्यूशन कैसे बने इसके लिए एकजुट है? किस तरह से हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो, क्या इसके लिए हम एकजुट हैं? हम लोगों ने 4 आईआईटी 5 आईआईटी थे, उसकी जगह आज हमने सैकड़ों आईआईटी बना दिए। क्या नतीजा निकला कि रिसोर्सेज कम थे, सडनली आपने डिमांड क्रिएट कर दी, क्वालिटी स्टैंडर्ड आईआईटीज का घट गया है। आप माने या ना माने, आईएम्स पहले एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि हम आईएम में पढ़े हैं। आज इतने आईएम खुल गए
कि क्वालिटी का सत्यानाश हो गया। क्या यही पॉलिसी प्लानिंग है? क्या ऐसे ही हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहेंगे? और दूसरी तरफ चाइना ने इतने लंबे चौड़े अनाउंसमेंट नहीं किए, लेकिन जो भी किया उसका नतीजा उनकी बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति में हमें दिखता है। तो क्या हमें चाइना से नहीं सीखना चाहिए था इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे होती है? चाणक्य ने तो कहा है ना कि आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो उन्होंने पशु पक्षियों से भी सीखने की बात कही है कि कौवे से हम क्या सीख सकते हैं, गिलहरी से हम क्या सीख सकते हैं, कबूतर से क्या सीख सकते हैं, बगुला भगत से क्या सीख सकते हैं। सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन क्या हम सीखना चाहते हैं? और अगर हम नहीं सीखेंगे, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो जिस तरह से भारत की प्रधानमंत्री का हत्याकांड का एक झांकी निकाली गई कनाडा में, यह दिखाता है कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत को हम ग्रांटेड ले सकते हैं, भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वहां पे ना तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ना सामरिक शक्ति है, ना आर्थिक शक्ति है, तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? दोस्तों, मुद्दा गंभीर है, आसान रास्ते नहीं है, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? मैं तो बहुत शुभ हूं जिस तरह की घटना देखी है, लेकिन आपका क्या विचार है? भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? क्या चाइना से हम कुछ नहीं सीख सकते? अगर सीखना है तो कहां पे प्रायोरिटी होनी चाहिए? इस बात को हमें समझना होगा। आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी में शेयर करिए। अगर आप अपने अधिकारियों को जानते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में जानते हैं, अपने ऑफिस में शेयर करिए। चिंता करनी पड़ेगी, सिर्फ प्रधानमंत्री या कैबिनेट या पार्लियामेंट के बस की बात नहीं है। वहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं बैठे, वहां पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं बैठे, वो सिर्फ जनता के रिप्रेजेंटेटिव बैठे। उनको मार्गदर्शन देना, उनको ज्ञान देना, उनको सही जानकारी देना, ये बाकी पूरे समाज की भी जिम्मेवारी। क्या हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं? क्या हम मुद्दों को सही ढंग से उठा रहे हैं? चिंता की बात है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी हम 140 करोड़, हम 160 करोड़ हो जाएंगे। हम अपनी दाल रोटी के लिए तरसेंगे और हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेचर होना चाहिए शायद हम ना पहुंच पाए। तो जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मंजिल तक। इस वीडियो को शेयर करिए, आप अपने कमेंट्स लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम।